वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th की हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और चैप्टर का नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, जिसको पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री नाम से भी चैप्टर को जाना जाता है। ठीक है, हाउ इंस्क्रिप्शंस टेल्स अस अ स्टोरी। ठीक है, पार्ट सेकंड है इसका। पार्ट फर्स्ट अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पहला वाला पार्ट भी देख लीजिए। और चैप्टर 1 भी हमने कंप्लीट कर रखा है वहां पे, ठीक है, वो भी आप जाके देख सकते हो। और आपको बताना चाहूंगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप आके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा यूजर नेम आपके सामने है। और आपको बताना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम मुझसे पढ़ रहे हैं तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि मेरा नाम सचिन है। क्लास 12th में मैंने 2019 में हिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100 लिए थे और मैं चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट मुझसे पढ़े उसके भी 100 आउट ऑफ 100 आए हिस्ट्री में। और मैं, आप विश्वास रखिए, आपको इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाने वाला हूं कि जैसे मैंने अपने नोट्स बनाए थे सेम वही स्ट्रेटजी मैं आपके साथ भी शेयर करने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है द मौर्यन अंपायर। ठीक है, ये जो मौर्यन एम्पायर था इसके बारे में जानते हैं। देखो, इससे पहले पार्ट 1 में हमने जो मगध था, ठीक है, जो महाजनपद था, उसके बारे में पढ़ा था। द मगधन किंगडम वाज ऑक्यूपाइड बाय चंद्रगुप्त मौर्य बाय डिफीटिंग धनानंद अबाउट 321 बिफोर कॉमन एरा। ये मैंने आपको शायद चीज बता दी थी कि पार्ट 1 में ही, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है एस्टेब्लिशमेंट की थी यहाँ पे मौर्यन एम्पायर की, और उन्होंने डिफीट किया था किसको? धनानंद को। ठीक है, और ये कब हुआ था? 30, मतलब आप ये समझ लो कि 321 बीसी में। और चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेड द मौर्यन एम्पायर। ठीक है, यानी कि जो मतलब इसकी खोज थी वो किसने करी? चंद्रगुप्त मौर्य ने ही करी थी। एक्सटेंडेड कंट्रोल एज फार एज नॉर्थ वेस्ट एज अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान। अब आप अगर यहाँ पे एक नजर डालो तो मौर्यन जो एम्पायर था उसकी जो कैपिटल थी वो पाटलिपुत्रा थी। ठीक है, और पाटलिपुत्रा से लेकर अगर आप यहाँ पे आप नजर डालो, ये मैं आपको दिखाता हूं, ये पाटलिपुत्रा है, ठीक है, जो कि कैपिटल है। यहां से लेके नॉर्थ वेस्ट, यानी कि ऊपर से लेके और पूरा नॉर्थ वेस्ट तक का जितना इलाका है, ये जो आपको दिखता है, ठीक है, यहाँ पूरा जो है, यहाँ पे किसका कंट्रोल था? पूरा कंट्रोल था मौर्यन अंपायर का। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले आपको मैं कुछ चीजें बताता हूं। चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बेटे का नाम था बिंदुसारा, ठीक है, और उनके बेटे का नाम था अशोका, द ग्रेट अशोका। ठीक है, आप सभी ने इनका नाम सुना होगा, ग्रेट सम्राट अशोक। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो है पोता था अशोक। ठीक है, जो मतलब ग्रेट सम्राट अशोक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम था बिंदुसारा। ठीक है, आपके सिलेबस में आपको चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका के बारे में ही बताया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अशोका इन्वेडेड कलिंगा विद अ माइटी आर्मी एंड कॉन्क्वर्ड इट। यानी कि अशोका ने यहाँ पे आप कह सकते हो कि भाई आक्रमण कर दिया था कलिंग पे। अब कलिंग कहाँ पे है? मैप में आपको दिखाता हूँ। ये जो उड़ीसा साइड का इलाका है, ठीक है, ये बेसिकली कलिंग का इलाका माना जाता था उस टाइम पे। और यहाँ पे जो है मतलब आप ये समझ सकते हो कि अशोक ने अटैक किया था। और एक कलिंगा का जो वॉर था वो अशोक की लाइफ में बहुत ज्यादा खतरनाक वॉर था। उसके बाद अशोक का जो है बिल्कुल हार्ट जो है बिल्कुल चेंज हो गया था। और आप ये समझ लो कि उसके बाद उन्होंने कभी भी ऐसा कोई वॉर में मतलब अपना मतलब वो इन्वॉल्व कभी नहीं हुए। और उन्होंने लड़ाई झगड़ा बिल्कुल छोड़ दिया था एकदम। वो बिल्कुल चेंज हो गए थे, जिसे कहते हैं द लार्ज स्केल मैन स्लॉटर, ब्लड शेड एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, जब वो कलिंगा की वॉर हुई थी उसमें एक तो भाई बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे लोग जो है मारे गए थे, खून खराबा, प्रॉपर्टी का इतना ज्यादा लॉस हुआ, कॉज्ड इन द टेरिबल बैटल। ये जो टेरिबल बैटल हुई थी ये सारी चीजें इस सब में हुई। ठीक है, चेंज्ड द माइंड एंड हार्ट ऑफ अशोका। और इन सब चीजों ने भाई कहीं ना कहीं अशोक का जो माइंड और हार्ट था वो चेंज करके रख दिया, कि मेरी वजह से और ये जो वॉर हुई है इसकी वजह से कितने ही लोग मारे गए हैं, कितना खून खराबा हुआ है। तो अशोक का जो मन था और जो उनका हार्ट था वो पूरी तरीके से चेंज हो गया। अब हम देखते हैं कि मौर्यन एम्पायर को जब हम समझते हैं तो भाई हिस्ट्री पढ़ने के लिए हमें कुछ सोर्सेज की जरूरत होती है। तो सोर्सेज में सबसे पहले लिटरेरी सोर्सेज आते हैं, जो कि काफी ज्यादा आप कह सकते हो रिलायबल होते हैं। लिटरेरी सोर्सेज में सबसे फर्स्ट जो है वो है अर्थशास्त्र। अब इसको किसने लिखा था, इसमें क्या बताया गया है, सब मैं आपको आगे बताऊंगा। बस आप अभी सोर्स जानते जाइए। इंडिका सेकंड सोर्स है, ये भी एक बुक है। थर्ड सोर्स है जैना टेक्स्ट, यानी कि जो जैनिज्म के अंदर जो भी जितनी भी मतलब ग्रंथ वगैरह लिखे गए थे उनमें भी कहीं ना कहीं मौर्यन अंपायर के बारे में पता चलता है। और बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे कुछ, ठीक है, उसके अंदर भी अशोका के बारे में पता चलता है। तो ये कुछ लिटरेरी सोर्सेज थे। अब मैं आपको बताता हूं अर्थशास्त्र किसने लिखी थी। ये जो अर्थशास्त्र बुक थी
दिस बुक इन संस्कृत वाज रिटन बाय कौटिल्य। कौटिल्य को हम चाणक्य के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है, जो मतलब ये जो मतलब कौटिल्य जी हैं, इनको चाणक्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं। आपने चाणक्य नीति, चाणक्य, ठीक है, ये सब जरूर आपने देखा होगा कभी ना कभी। ये इतने ज्यादा मतलब आप कह सकते हो स्मार्ट और इतने ज्यादा दिमागदार थे, इनके जैसा मतलब बुद्धि का देवता माना जाता है इन्हें एक तरीके से, ठीक है, बहुत दिमाग था इनके अंदर। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के ही थे। और इन्होंने इसके अंदर क्या लिखा था आपको बताता हूं। अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमी नहीं है, यहाँ पे इन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं लिखा था। इन्होंने क्या लिखा था आइए देखते हैं। और आपको थोड़ा सा मैं एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं, ताकि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है तो भाई दो चार लाइनें थोड़ा बढ़ा के लिखोगे तो टीचर को भी लगेगा कि हाँ, कि इसको बंदे को कुछ आता है, ठीक है। द अर्थशास्त्र कंटेन्स 15 बुक्स एंड 180 चैप्टर्स, ठीक है। अर्थशास्त्र के अंदर टोटल 15 बुक्स आती हैं, 180 चैप्टर हैं, बट इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। 3 पार्टों में इसको डिवाइड किया गया है अर्थशास्त्र को अंदर से। द फर्स्ट पार्ट डील्स विद द किंग एंड हिज काउंसिल एंड द डिपार्टमेंट्स, ठीक है, ऑफ गवर्नमेंट। और यहाँ पे द सेकंड विद सिविल एंड क्रिमिनल लॉ एंड द थर्ड विद डिप्लोमेसी एंड वॉर। कूटनीति, लड़ाई झगड़ा, वॉर कैसे करनी है, क्रिमिनल लॉ वगैरह, ये सभी अर्थशास्त्र के अंदर लिखा गया था। जितना भी मतलब आप कह सकते हो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखा जाता है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स फॉर द हिस्ट्री ऑफ द मौर्यास, क्योंकि इसी में सारा मतलब आपको जो भी देखने को मिलेगा ना, जो हम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, वो सब इसी के अंदर से ही हमें मिलता है। सेकंड जो मैंने आपको बुक बताई थी इंडिका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। इंडिका जो है उसको मैगस्थनीज ने लिखा था। मैगस्थनीज कौन था? वाज द ग्रीक एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, हिज बुक इंडिका हैज सर्वाइव्ड ओनली इन फ्रेगमेंट्स, यानी कि जो इंडिका बुक थी वो आज के टाइम पे अगर जो हमें मिली है तो भाई ये नहीं है कि एकदम पैक, एकदम नए, एकदम उसमें मिली है, ठीक है, मतलब कंडीशन में। वो टुकड़ों में मिली है, कहीं कौन सा पेज है, कहीं कौन सा पेज है, ठीक है, क्योंकि हिस्टोरिकल जो भी हमें सोर्सेस मिलते हैं कुछ इसी तरीके के होते हैं। येट फिर भी his account gives details about the Mauryan administration, particularly the administration of the capital city of पाटलिपुत्रा। बेसिकली जो इंडिका फोकस करती है वो हमें कैपिटल सिटी जो थी मौर्यन एम्पायर की, यानी कि पाटलिपुत्रा, उसका जो भी मतलब उसके जितने भी फीचर्स थे उस सब के बारे में बताती है इंडिका। और जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था, भाई मिलिट्री कैसी होती थी, कितने तरीके की मिलिट्री थी मौर्यंस के पास में, वो सब हमें इंडिका से ही पता चलता है। अब अगर हम और देखें लिटरेरी सोर्सेज, तो इसमें पौराणिक लिटरेचर भी आ जाता है, जो हमारे पुराणास हैं, ठीक है, संस्कृत टेक्स्ट भी आ जाते हैं, जहां से हमें मौर्यंस के बारे में पता चलता है। और अगर हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज देखें तो इसमें इंस्क्रिप्शंस आ जाते हैं जो कि पिलर्स और रॉक्स पे किए गए थे। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, खंडर मिलते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये सब बेसिकली, लेकिन जो मेन फोकस अगर हम करें तो एक तो आपके लिटरेरी सोर्सेज, और दूसरे जो अशोका के जो स्तंभ मिले हैं, जो अशोका के जो पिलर्स हैं, ठीक है, आप कह सकते हो जितने मतलब जहां जहां पे इंस्क्रिप्शंस लिखे गए थे, वो सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। अब अशोका के बारे में आपको बताता हूं। आपने इनका नाम जरूर सुना होगा कभी ना कभी, ठीक है, द ग्रेट सम्राट अशोक, ठीक है। अब इसमें क्या था ये देखते हैं। अशोका वाज द फर्स्ट रूलर who inscribed his messages to his subjects and officials on stone। अशोका पहले ऐसे रूलर थे जो मतलब इंस्क्रिप्शंस वगैरह जो है वो स्टोन पे करवाते थे, पत्थर वगैरह रॉक्स वगैरह पे वो लिखवा देते थे। इसका एक रीजन था। अगर आप कभी देखो कि अगर इंस्क्रिप्शंस को स्टोन पे या रॉक्स वगैरह पे किया जाए तो वो काफी सालों के बाद भी पढ़ा जा सकता है, ठीक है। जो आज भी हमें अशोकन पिलर्स मिलते हैं उस पे जो लिखा हुआ है वो क्लियरली विजिबल है, हम उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसी का एक ये मतलब मेन मतलब ये रीजन था कि जो उन्होंने अपने जो मैसेजेस थे, जो भी वो देना चाहते थे अपने ऑफिशियल्स वगैरह के द्वारा, उन्होंने स्टोन्स वगैरह पे उसको इंस्क्राइब करवाया। सरफेसिस पे भी करवाया, जैसे मतलब जैसे कि नेचुरल रॉक्स हो गए, और जो पिलर्स हैं ये मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है अशोकास धम्मा। अब ये धम्मा का मतलब क्या होता है? इसको हम हिंदी में धम्म कहते हैं, ठीक है, इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है उसको हम धम्म कहेंगे, ना कि धम्मा, ठीक है। और इसमें धम्म का मतलब कोई धर्म नहीं होता। धम्म क्या था आइए देखते हैं। अशोका held that his people could not be really happy unless they led a highly moral life, यानी कि लाइफ के अंदर कुछ मोरल्स होने चाहिए, कुछ वैल्यूज होनी चाहिए। मोरालिटी वाज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द अटेनमेंट ऑफ ट्रू हैप्पीनेस। अगर हमें वाकई में हैप्पीनेस चाहिए तो उसके लिए हमें मतलब हमारे अंदर एक मोरालिटी होनी चाहिए। सो ही पिक्ड अप द वेल नोन प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स, यानी कि उन्होंने कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स को उठाया
ठीक है। और ऐसे प्रिंसिपल्स और कुछ ऐसे आचार विचार जो होते हैं हर अलग अलग रिलीजन्स के अंदर, उनको कंपाइल करके एक ऐसे प्रिंसिपल बनाए जो कि सभी के लिए थे, ठीक है। और उसमें क्या था मैं आपको ये भी बताऊंगा, ठीक है। और ये जो है उनको मतलब अलग अलग प्रिंसिपल्स को इकट्ठा करके एक नाम दिया, उसका नाम था धम्म, ठीक है, अशोकन धम्म। अब इसमें देखते हैं क्या था इसके अंदर। द प्रिंसिपल्स ऑफ धम्म preached by अशोका आर फाउंड ऑन हिज रॉक इंस्क्रिप्शंस। और हमें कैसे पता चलता है अशोक ने जो भी ये धम्म वगैरह के अंदर जो प्रिंसिपल्स बताए थे, उनके जो रॉक इंस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है, जो उनके इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं उन पे क्लियरली लिखा हुआ है। और उनमें क्या क्या लिखा हुआ था धम्म के अंदर, आइए देखते हैं वो प्रिंसिपल्स क्या थे। पहला है रिस्पेक्ट टुवर्ड्स एल्डर्स, यानी कि एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना। सर्विस टू फादर एंड मदर, प्रैक्टिस ऑफ अहिंसा, लव ऑफ ट्रूथ, ठीक है, respect to teachers and good treatment of relatives, or prohibition of animal sacrifices and festive gatherings, and avoiding expensive and meaningless ceremonies and rituals। ये सारी चीजें उन्होंने अपने धम्म में लिखी थी। ह्यूमन ट्रीटमेंट ऑफ सर्वेंट्स, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने नौकरों के साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं करते, ऐसा इन्होंने बताया कि हमें उनके साथ भी अच्छा और काफी ज्यादा लिबरल व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। और प्रिजनर्स जो हैं, जो कैदी हैं, उनको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है अच्छे से ट्रीट करें। कॉन्सिडरेशन एंड नॉन वायलेंस टू एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स के साथ किसी तरीके का वायलेंस ना हो। एंड कर्टसी टू रिलेशंस, लिबरलिटी टू ब्राह्मण्स, ठीक है, ब्राह्मणों के साथ जो है अच्छा व्यवहार किया जाए। रिस्पेक्ट फॉर रिलीजन्स एंड ट्रेडिशंस अदर देन वंस ओन, अपने रिस्पेक्ट मतलब अगर आप अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हो तो साथ साथ दूसरों के भी रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी है, ट्रेडिशंस की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। अशोका अपॉइंटेड अ स्पेशल क्लास ऑफ ऑफिसर्स कॉल्ड धम्म महामता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है कि अशोक ने कुछ स्पेशल ऑफिसर्स को भी अपॉइंट किया था जो कि धम्म का आप कह सकते हो प्रचार करते थे एक तरीके से, ठीक है, धम्म महामत उनको कहा जाता था। अब नेक्स्ट टॉपिक है मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। अब मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भाई आज के टाइम पे अगर हम देखें तो इंडिया में भी कुछ चार ऐसे स्टेट्स हैं, आप कह सकते हो या चार ऐसी मेट्रो सिटीज हैं जो काफी ज्यादा फेमस हैं। मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, दिल्ली है। उस टाइम पे भी कुछ ऐसी सिटीज होती थी, ठीक है, सिटीज समझ लो या मतलब पॉलिटिकल सेंटर समझ लो। टोटल 5 ऐसे पॉलिटिकल सेंटर थे जिसमें मेन पाटलिपुत्रा था जो कि कैपिटल था, ठीक है, कहाँ का, मौर्यन एम्पायर का कैपिटल पाटलिपुत्र, ठीक है, जिसको आज के टाइम पे पटना भी कहा जाता है। और बाकी के जो 4 पॉलिटिकल सेंटर्स थे उसमें से जो तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी, ठीक है। अब इनको एक बारी मैप में देख लेते हैं कि ये सारी चीजें कहाँ कहाँ पे हैं। पाटलिपुत्रा आप पटना की साइड देख सकते हो, ठीक है। सुवर्णगिरी आप कर्नाटक की साइड जब नीचे आते हो, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जब आप नीचे साउथ इंडिया में जाते हो, ठीक है। और यहीं पे आप ऊपर जाओगे तो आपको तक्षशिला भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तोसली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उज्जैनी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के आसपास। तोसली आपको कहीं ना कहीं उड़ीसा के आसपास, ठीक है। तो ये आपके कुछ मेन आप कह सकते हो कि पॉलिटिकल सेंटर्स थे। और इसमें आप देखोगे कि भाई कितने ज्यादा दूर दूर तक इनके पॉलिटिकल सेंटर्स थे मौर्यन एम्पायर वालों के, भाई इतना ज्यादा इन्होंने बिल्कुल अपने अंडर उसको ले रखा था एरिया को, और ये पूरे में इनका शासन होता था, भाई राज होता था। These centers were carefully chosen, और जितने भी ये जो सेंटर बनाए थे ना इन्होंने 5 पॉलिटिकल सेंटर, ये काफी ज्यादा केयरफुली चूज किए गए थे। बोथ तक्षशिला एंड उज्जैनी being situated on important long distance ट्रेड रूट्स, ठीक है। यहाँ पे जो ये उज्जैनी और तक्षशिला थे ये ऐसी जगह पे थे जो कि ट्रेड रूट्स थे, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस वाले। वाइल सुवर्णगिरी, इसको क्यों बनाया गया था भाई यहाँ पे पॉलिटिकल सेंटर, क्योंकि ये जो है मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से गोल्ड मिल जाता था, गोल्ड की माइंस थी, ठीक है, कर्नाटका की आज के टाइम पे अगर हम बोलें तो। इसलिए कुछ ना कुछ रीजन होता था पॉलिटिकल सेंटर्स को चूज करने का। कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें कैसा होता था, कम्युनिकेशन अलोंग बोथ लैंड एंड रिवरन रूट्स वर इंपॉर्टेंट। देखो लैंड से भी कम्युनिकेशन होता था, बैलगाड़ी वगैरह से आप कह सकते हो, रिवराइन रूट से भी होता था बोट्स वगैरह का इस्तेमाल करके। Journeys from the centers to the provinces could have taken weeks if not months। अगर हम कहें कि एक जगह से दूसरी जगह पे अगर जाना होता था भाई काफी ज्यादा टाइम लग जाता था। आप ये मान के चलो कम से कम भी महीनों लग जाते थे, महीने नहीं भी लगते हो तो हफ्ते तो लगते ही लगते थे, इतना टाइम लगता था एक जगह से दूसरे सेंटर तक जाने में, ठीक है।
और अब हम मिलिट्री सिस्टम के बारे में देखते हैं। मिलिट्री सिस्टम के बारे में अगर अभी आपको याद हो, मैंने इंडिका का एक थोड़ा सा जिक्र किया था, जो कि मैगस्थनीज ने एक बुक लिखी थी, ठीक है, मौर्यन एम्पायर के बारे में। उसने बेसिकली मिलिट्री पे फोकस किया था। एंड मैगस्थनीज हु वाज अ ग्रीक एम्बेसडर, ठीक है, इन मौर्यन कोर्ट, ठीक है, मैगस्थनीज मेंशंस अ कमेटी विद 6 सब कमेटीज। इन्होंने बताया कि मिलिट्री सिस्टम के अंदर क्या था भाई, एक कमेटी होती थी, ठीक है, एक कमेटी, और इसके अंदर 6 सब कमेटीज आती थी जो कि कोऑर्डिनेट करती थी, ठीक है, पूरी मिलिट्री एक्टिविटी को। और यही सब कमेटीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली सब कमेटी थी नेवी, ठीक है। नेवी, आपने आज के टाइम पे भी हम देखें इंडियन नेवी, उसका क्या काम होता है, जो समुद्र वगैरह का जितना भी मतलब आप कह सकते हो ना, जो सुरक्षा करनी होती है, जो भी सिक्योरिटी होती है, प्रोटेक्शन, वो नेवी का काम होता है, ठीक है, जो कोस्टल एरियाज पे होता है। तो वो सब जो है नेवी आर्मी भी थी उस टाइम पे मौर्यन एम्पायर के पास। ट्रांसपोर्ट एंड प्रोविजन, ठीक है, कुछ मतलब जो सब कमेटी जो दूसरी थी, इसका काम क्या था, ट्रांसपोर्टेशन का पूरा मैनेजमेंट करना, कंट्रोल करना, ठीक है, कैसे कैसे क्या करना है। थर्ड जो सब कमेटी थी, ये रिस्पॉन्सिबल थी भाई फुट सोल्जर्स के लिए, जो पैदल सैनिक होंगे, ठीक है। फोर्थ जो सब कमेटीज थी, जो सब कमेटी थी, वो हॉर्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, कि भाई हॉर्स का जुगाड़ करना है, कभी भाई लड़ाई वगैरह हो जाए, कभी युद्ध हो जाए, कभी कोई वॉर हो जाए, तो उसकी जिम्मेदारी कौन उठाता था, जो ये फोर्थ सब कमेटी थी, ठीक है, जो कि हॉर्सेस का अरेंजमेंट करती थी। फिफ्थ जो सब कमेटी थी, ये चैरियट्स का अरेंजमेंट करनी थी, मतलब करती थी, यानी कि जो रथ वाली सेना होती है ना, आपने रथ वगैरह आपने सुना हो, कभी महाभारत वगैरह देखी हो, तो उसमें कैसे रथ पे लड़ते हैं सारे, वैसे ही ये जो मतलब फिफ्थ सब कमेटी थी, इसका काम था चैरियट्स यानी कि रथ वगैरह का जुगाड़ करके रखना। लास्ट में एलिफेंट्स, ठीक है, जो लास्ट जो सब कमेटी थी, इसका जो मेन जो आप कह सकते हो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो थी एलिफेंट्स का पूरा तरीके से मैनेजमेंट एक करके रखना, कि कल कब को मतलब कल को अगर वॉर हो जाए तो उसमें सब कुछ इनके पास अवेलेबल हो। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मौर्यन अंपायर। इंपॉर्टेंस के अंदर आपको मैं कुछ चीजें पॉजिटिव बताऊंगा, कुछ इसकी नेगेटिव भी बताऊंगा। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो कभी कभार क्रिटिकल मतलब तरीके से भी एनालाइज करने को आ जाता है, जिसमें सिर्फ आपको खूबियां नहीं लिखनी, थोड़ी उसकी बुराइयां भी बतानी होती हैं, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंस सबसे पहले देखते हैं। द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द अर्ली इंडियन हिस्ट्री was started by the scholars during the 19th century when India was under colonial rule। आपको पता है हमारे जो ये इंडियन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्शन अगर करने का जो मेन काम था, वो किसने किया था, जो अंग्रेज आए थे भाई हमारे यहाँ पे, जो ब्रिटिशर्स थे, जब कॉलोनियल रूल आया यहाँ पे, उन्होंने ये सब किया था, वो जानना चाहते थे इंडिया की हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। और जो हिस्टोरियंस थे, उनको मतलब ये जो टास्क था काफी चैलेंजिंग लगा, ठीक है। और जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने देखा कि जो हमें इंस्क्रिप्शन मिले हैं, जो स्क्रिप्चर्स मिले हैं, ठीक है, जो मौर्यास से जुड़े हुए थे, ठीक है, विच वर कंसीडर्ड एज द एग्जाम्पल ऑफ स्पेक्टेकुलर आर्ट टिपिकल ऑफ ओल्ड एंशियंट एम्पायर्स। अगर बाकियों की अगर हम तुलना करें, जो एंशियंट एम्पायर्स थे उनसे कहीं ज्यादा स्पेक्टेकुलर थे ये जो हमें मतलब जो आर्कियोलॉजिकल जो मतलब आप कह सकते हो ना, जो रिमेन्स मिलते हैं मौर्यंस के, ठीक है, जो हमें आर्ट्स और ये स्क्रिप्चर्स, इंस्क्रिप्शंस, ये सारी चीजें जो मिलती हैं, ये कहीं ना कहीं बाकी एंशियंट एम्पायर्स से काफी ज्यादा स्पेक्टेकुलर थी, ये चीजें काफी ज्यादा अच्छी थी। और क्या है, many of the historians also found that the messages on Ashok's inscriptions were different from other rulers, ठीक है। मतलब जो अशोक थे, जो दो ग्रेट मतलब सम्राट अशोक थे, उन्होंने जो अपने मैसेज लिखवाए थे पिलर्स पे, इंस्क्रिप्शंस पे, ठीक है, वो बिल्कुल अलग थे बाकी रूलर्स के साथ अगर हम कंपेयर करें। इसलिए मौर्यन अंपायर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दे रियलाइज दैट अशोका वाज मोर पावरफुल एंड इंडस्ट्रियस एज ऑल्सो मोर हम्बल देन मोस्ट अदर लेट रूलर्स। पावरफुल तो भाई अशोका था, उन्होंने कलिंगा की जो वॉर थी उसमें उन्होंने क्या भयंकर युद्ध लड़ा था। इंडस्ट्रियस भी वो थे, ठीक है, तरह तरह के वो मतलब आप कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, कभी रॉक पे इंस्क्रिप्शन करवा रहे हैं, कभी पिलर्स पे करवा रहे हैं, कभी वो अपना धम्म वगैरह का प्रचार करते हैं। तो वो हम्बल भी काफी थे, जब उन्होंने अपना धम्म का प्रचार किया तो उन्होंने बताया कैसे हमें एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इस तरीके से वो हम्बल थे। द लीडर्स ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट इन द 19th सेंचुरी वर मच इंस्पायर्ड बाय अचीवमेंट्स ऑफ अशोका। हमारे जो यहाँ के नेता लोग थे भाई इंडिया के, ठीक है, 19th सेंचुरी के, जो नेशनल मूवमेंट में जुड़े हुए थे,
उनको काफी ज्यादा मतलब इंस्पिरेशन मिलती है यहाँ से अशोका की अचीवमेंट्स के साथ, ठीक है। और इसी के साथ आगे अब हम देखते हैं कि क्या बुराइयां थी भाई इसके अंदर मौर्यन एम्पायर की। तो ये एक तो मतलब ज्यादा टाइम तक नहीं टिका, लास्टेड फॉर ओनली 150 ईयर्स, नॉट अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये मतलब बिल्कुल ज्यादा लंबा टाइम नहीं होता है, 150 साल कुछ भी नहीं होते, ठीक है, सिर्फ ये इतना ही चला। did not encompass the entire continent and control was not uniformed, यानी कि अशोका ने एंटायर कॉन्टिनेंट को जो है अपने अंडर में मतलब, और जो जितने भी मौर्यंस जो रूलर्स हुए उन्होंने कहीं ना कहीं पूरे एंटायर कॉन्टिनेंट को अपने अंडर में वो नहीं कर पाए, नहीं घेर पाए। और जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन था वो पूरी तरीके से जो कंट्रोल था वो यूनिफॉर्म्ड भी नहीं था, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट आप लिख सकते हो अगर इसकी क्रिटिक्स आती हैं, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। पार्ट थर्ड जल्दी लेके आऊंगा, आप अपना कमेंट में रिस्पॉन्स देना ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कितना समझ में आया है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।